वास्तु बेसिकली है क्या? क्या साइंस और वास्तु को कहीं ना कहीं तालमेल बैठता है आज के टाइम? एक कल्चरल और सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर वास्तु का क्या स्टैंड रहा है आज की सोसाइटी में? हाय एंड वेलकम टू आवर न्यू शो डस्क इन थॉट्स। मैं हूं आपका होस्ट संदीप बादलिया। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। अगर आप कोई नया फ्लैट ले रहे हैं, नए प्लॉट ले रहे हैं, उसकी मेन एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए, कहाँ से होनी चाहिए, किचन किस एंगल में होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद शर्मा। सर, थैंक यू फॉर कमिंग एट आवर शो। और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा। मैं आपके दिल्ली में ही भारतीय विद्या भवन से पढ़ा हुआ हूँ। आज भी विद्यार्थी हूँ और फ्यूचर पॉइंट से मैंने महर्षि की उपाधि प्राप्त की है और शोध मैंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से किया है। आज भी वास्तु में पढ़ रहा हूँ। बहुत अधिक बड़ा सब्जेक्ट है। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि कई जन्म लेने पड़ेंगे तब जा कर के पूरा हो पाएगा। बहुत बड़ा, बहुत गहराई से सब्जेक्ट है। मैं आज 2003 से शुरू किया था, 21 ईयर्स हो गया और हजारों फैक्ट्रियाँ, मकान, कॉरपोरेट, नए नए शहर, सब पूरे भारत में और अब्रॉड सब देखा है। उसके बावजूद भी महसूस होता है कि नहीं, अभी कुछ और भी सीखने की ज़रूरत है और भी गहराई तक जाने की ज़रूरत है। तो मैं इसी में ही कार्यरत हूँ और इसी में ही 24 आवर में अपना काम दे रहा हूँ। बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। रेलवे में 30 साल मैंने सेवा दी है। उसके बाद में मैंने रेलवे को वीआरएस करके फुलफिल वास्तु में ही अब बना कार्य कर रहा हूँ। सर, पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो ये टॉपिक मतलब कि मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि घर में एक सुख शांति कैसे मेंटेन की जा सकती है और वास्तु उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम शुरुआत से स्टार्ट करना चाहेंगे। वास्तु बेसिकली है क्या? वास्तु प्रकृति के साथ जीने की एक कला, एक रास्ता। वास्तु रहने का स्थान और उस रहने के स्थान को किसी भी रूप में हो सकता है, घर, फैक्ट्री, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। उसको हम नेचर के अनुसार कितने नज़दीक जा सकते हैं, उसको कितने नज़दीक ला सकते हैं, ये सम्मिश्रण आपका वास्तु कहलाता है। तो अगर मैं एक सिंगल वर्ड में कहूँ तो वास्तु कैन बी अ नेचुरल हैबिटेट। बिल्कुल। तो इसके कुछ मूल प्रिंसिपल्स रहते हैं, कुछ मूल सिद्धांत रहते हैं, तो उन सिद्धांतों के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। हाँ, इसके प्रिंसिपल्स बेसिकली जो हमारे प्रकृति के पंच महाभूत हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इनका घर के अंदर या भवन के अंदर जहां आप रहते हैं, मैं डोमेस्टिक वास्तु की बात कर रहा हूं, बिल्कुल, तो उसमें बराबर समावेश, जिसको जितनी जरूरत है उतना बराबर समावेश अगर आपके भवन के अंदर होता है, ये एक प्रिंसिपल है, ये होना ही है, ये होना चाहिए, तभी आपकी वहां पर वास्तु बैलेंस करती है। तो हम इस पर ध्यान देते हैं कि ये पंचमहाभूत मेरे घर के अंदर आओ। तो सर, जब हम इन पंच महाभूतों की बात करते हैं तो इनका हमारी एक डेली लाइफ में या फिर हम ओवरऑल कहें वास्तु का एक इंसान की डेली लाइफ में क्या असर रहता है और क्या इम्पैक्ट रहता है? बिल्कुल। अगर आपका वायु तत्व कम हो गया तो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब घर के अंदर। बिल्कुल। और अब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हम क्या करेंगे? फिर परेशान होंगे। बिल्कुल। भाई, मेरे ब्लड का जो भी बन रहा है, इसका 70% मेरा माइंड कंज्यूम कर रहा है, उसको पंपिंग मेरा हार्ट कर रहा है और हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, लंग्स को ऑक्सीजन चाहिए, बना भेजेगा वो। अगर वही मेरे घर के अंदर नहीं है, पूर्व दिशा की प्राणवायु नहीं आ रही है, मैं क्या करूंगा उस घर के अंदर? इसी तरह से आकाश, आपने क्या किया कि बेसमेंट में अपना ऑफिस बना लिया। मैं बेसमेंट के ऑफिस को हमेशा मना करता हूं कि इसको बाद में देखना, इसको भी मत बनाओ, ये ठीक नहीं, अवॉइड करो इसको। बिल्कुल। क्योंकि उसके अंदर आकाश नहीं आता, उसमें हवा भी नहीं आती, उसमें जल तत्व भी नहीं होता, पृथ्वी तत्व भी आपने खोद दिया। बेसमेंट में आप कैसे सक्सेस होंगे? सफल नहीं हो पाएंगे। तो भैया मेरे, मैं यही कहता हूं कि इन पंच महाभूतों का समावेश होना जरूरी है। अगर ये नहीं है, वायु नहीं है, आकाश नहीं दिखाई दे रहा है, जल तत्व तो आपके पास नहीं है, पृथ्वी को खोद दिया है, फिर आप कहते हैं यार मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। ये है वास्तु। तो सर, पर्सनल और बिजनेस लेवल में वास्तु का क्या डिफरेंस है और किस तरीके से मतलब इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? पर्सनल, आपका घर,
3 भागों में मैं बांट देता हूं। पहला भाग कि आप 12 घंटे घर पर रहते हैं, ये पर्सनल हो गया आपका। बिल्कुल। घर पे आप सोते हैं, बैठते हैं, आराम करने के लिए आते हैं। जी। आपका साउथ वेस्ट में एक मास्टर बेडरूम है और आप घर के अंतिम जाकर के आप उसमें आराम कर रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। वो भी वास्तु अनुसार बना हुआ है, इंटीरियर भी उसका वास्तु है, कलर भी सब कुछ बढ़िया है। आप 12 घंटे फैक्ट्री में जाते हैं, बिजनेस कर रहे हैं वहां पर, ये 33% और 33% हो गया आपका सेल्फ वास्तु, आपके कर्म के वास्तु। वो अधिक, इन दोनों से अधिक प्रधान है। अच्छा। उसको अधिक मानिए। अगर वो आपका कहीं भी गड़बड़ है, कहीं भी आपने उसमें ठीक नहीं किया है, आप सुबह को सोने का टाइम नहीं, शाम को आपका टाइम नहीं, और पता चला कि आप दिन भर अनपार्लियामेंट वर्कआउट कर रहे हैं, तो फिर आप दोनों की वास्तु को फेलियर समझिए, उसको आप अच्छा बनाइए और फिर बिजनेस का और आपके घर का वास्तु को सही करिए, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो व्यूवर्स, एक बात याद रखना, अपने बेसिक कर्म ठीक करो, अपने कर्म वास्तु सुधारो, तब जाके आपके वास्तु, घर के वास्तु में भी सुधार आएगा। ये एक मेजर पॉइंट याद रखिएगा जी। तो सर, क्या साइंस और वास्तु को कहीं ना कहीं तालमेल बैठता है आज के टाइम पे? बिल्कुल। ये जो एक्चुअली हमारा विषय है, ऋग्वेद का विषय है, वैदिक है। हाँ। फिर संहिताएं भी आई हमारे ऋषि मुनियों की, मायामतम, मैं बहुत अच्छी अच्छी किताबों के नाम बता रहा हूं जिसमें कि वास्तु का गूढ़ सार रखा हुआ है। दुनिया पढ़ती है उनको। मायामतम, स्थापत्य वेद, ओके, व्रत संहिता, ओके, संग्राम सूत्रधार, विश्वकर्मा प्रकाश, ये ऐसी संहिता है कि ये विश्व की धरोहर है, पूंजी है। और ऋग्वेद हमारा थोड़ा थोड़ा सभी में दिया, लेकिन ऋग्वेद इसकी थीम है। आप इनमें जब जाएंगे तब पता चलेगा कि हमारे किले कैसे बनते थे, शहर कैसे बनते थे, हमारी नदियां के जो नहर निकालते थे, पानी जो किलों में आता था, वो कैसे सिस्टम होता था। अब तो सब कुछ बदल रहा है। बिल्कुल। बहुत सी ऐसी चीजें जो आज की डेट में आउट ऑफ डेट हो गई, इंप्लीमेंट ही नहीं है। अब साइंस ने इसको अपना घर बनाया है, तो हम साइंस पे इसको रख के देखते हैं। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जब हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र की या फिर एक पर्सनल लाइफ, एक इंसान की पर्सनल लाइफ की, तो उसमें वास्तु का क्या रोल है और उसको, उसकी हेल्थ बीइंग में क्या है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है? हेल्थ इशू जब भी आएगा, समझ लीजिए कि घर के अंदर किसी न किसी पंच महाभूतों में से कमी आ गई। जब इनकी कमियां आती हैं, देखो एक चीज मैं और बता दूं आपको कि 8 दिशाएं हैं। हाँ। 8 दिशाओं का भी इम्पैक्ट आता है कि आपने किस दिशा में क्या कार्य कर रखा है। वो दिशा उस चीज को हाँ कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा। आपने कुछ ऐसा दोष बना दिया जिसे हम वास्तु दोष कहते हैं, उस दिशा में बना दिया है। अब क्या हुआ कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में मेरी प्राणवायु आनी चाहिए, आपने बंद कर दिया या टॉयलेट बना दिया, मेरी तो प्राणवायु आनी बंद हो गई। सूर्य का प्रकाश ही बंद हो गया, यहां तक कि मैं सूर्य को सुबह जल भी नहीं दे सकता। राइट। दक्षिण पश्चिम मेरा बंद होना चाहिए। अच्छा। जो भी मेरी ऐसी किरणें हैं सूर्य की जो मेरे शरीर को साथ नहीं देती, वो मेरे घर के अंदर आ रही हैं, तो मेरे स्वास्थ्य पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। मेरा किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए ताकि मुझे सूर्य की किरणें सबसे अधिक मिले, सबसे अधिक लंबे समय तक 8 दिशाओं में। इस दिशा में सूर्य रहता है, मेरा भोजन बहुत ही शुद्ध और सात्विक बने। वो नहीं बनता है, मेरे पूरे परिवार के ऊपर फर्क पड़ जाता है। अब दवाइयां आनी शुरू हो गई, वो भी मैंने क्या करा, दवाइयों को साउथ वेस्ट में रख दिया, जो कि वहां पे स्टेबिलिटी दिखाता है, और दवाइयां बढ़ जाएंगी। या मैंने कुछ ऐसे कार्य कर दिए, जैसे ब्रह्म स्थान है मेरा, बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए, वहां पर कोई गड्ढा या पिलर नहीं होना चाहिए, वो कर दिया। नेचुरल है, मुझे डायबिटीज किया, इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी वहां पर। तो ब्रह्म स्थान किस तरीके से, किस लोकेशन पे रहना चाहिए, उसकी कुछ? बिल्कुल। ब्रह्म स्थान हम अगर एक प्लॉट के 9 भाग करते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो जो बीच वाला जो भाग है मेरा, उसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। 9वें भाग को बीच में, इस स्थान को कभी भी नीचा मत रहने दीजिए। वहां पर कोई गड्ढा, कोई सेफ्टी टैंक, कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक, यहां तक कि बोरिंग मत करिए, मत करिए।
ये बीमारियों का आह्वान है, उस घर में वास्तु दोष का आह्वान है, तरह तरह की परेशानियां आती हैं। जब हम ब्रह्मस्थान की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन से देवता विराजमान रहते हैं जिसकी वजह से ये सारे दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती है? बिल्कुल, ब्रह्म स्थान को आप खाली छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी का वास है, बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए। आप वहाँ पर अगर देखो, गांव में भी आंगन को खुला छोड़ते थे, अब ये फ्लैट्स वगैरह सिस्टम आ गए हैं, कोठियां बनने लगी हैं, तो उसमें क्या होता है कि ब्रह्म स्थान को हम कवर कर लेते हैं। बिल्कुल। अरे अगर कवर कर लिया है तो उसको आप खाली छोड़िए, वहां पर कोई भी आप ऐसी चीजें मत बनाइए जो चीजें भारी हों, तो आप उसको खाली छोड़ दीजिए। आप वहाँ पर अगर ओपन है, आप ओपन स्काई करते हैं, तो मैं कहूँगा वहाँ पर आप तुलसा जी का पौधा लगा सकते हैं, या फिर लेडीज आपका जो सांस्कृतिक म्यूजिक होता है वो कर सकते हैं, आप कथा या हवन कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप उसको खुला छोड़िए या हल्का छोड़िए, खाली छोड़िए। सर, एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमें सुनने में मिलती है कि अगर घर का वास्तुशास्त्र अच्छा है तो घर में सुख शांति बनी रहती है। जी, जैसे आपने पंचभूतों का जिक्र किया, आपने ब्रह्मस्थान के बारे में बताया, तो ऐसा कौन सा फैक्टर हो जाता है कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ बिगड़ जाए तो मतलब घर में वापस से कलेश शुरू हो जाए, या फिर घर की जो सुख शांति होती है वो मतलब भंग होनी शुरू हो जाती है? बिल्कुल, मैं इसका थोड़ा सा विस्तृत कुछ आंसर दूंगा, थोड़ा सा खोल का आंसर बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं एक नॉर्थ ईस्ट को लेकर चलता हूँ। जी। नॉर्थ ईस्ट मेरा खुला हुआ है, हवा आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये एक अच्छी स्थिति है आपके घर की। अगर वो मैंने बंद कर दिया, बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया, निश्चित मानिए कि आपकी सामाजिक और आर्थिक और शारीरिक व्यवस्था थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। बिल्कुल। यही चीज मैं अब रिलेटेड कर रहा हूं। साउथ ईस्ट में आपने एक दोष उत्पन्न कर दिया, वहां किचन होना चाहिए था लेकिन पानी का प्रबंध कर दिया, तो घर की महिला स्वास्थ्य खराब होगा, उसको पेन होगा, गाउट्स होगा, शारीरिक दर्द होगा उसको। आपने यही चीज साउथ वेस्ट में जो होना चाहिए भारी स्थान और ऊंचा स्थान, आपने क्या किया, वहां बोरिंग बना करके नीचा स्थान कर दिया। घर की जो मुख्य महिला है उसका शरीर परेशान करेगा, जो आपके दादाजी हैं उनको परेशान करेगा, और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होगी। पैसा आपका धन जो घर का होगा वो ऐसी जगह जाएगा जहां से वापस नहीं आना। साउथ वेस्ट में अगर बोरिंग कर देंगे, स्वास्थ्य से बहुत बड़ा रिलेशन है। बिल्कुल। आपने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट को क्या किया, जो होना चाहिए वो नहीं है, आपने कुछ और कार्य कर दिया, तो आपकी रिलेशंस बहुत अधिक खराब होंगे, यहाँ तक कि बिटिया की शादी की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। आपका धन जहाँ भी आप देंगे वापस नहीं आएगा, आपके इन लॉज में प्रॉब्लम्स आएगी। उसके बाद में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी खराब हो जाएगी कि आपको जहाँ से नमस्ते मिलती थी अब आप खुद नमस्ते करिए। ये होते हैं रिश्ते आपकी डोमेस्टिक वास्तु में एक दिशा खराब करने के बाद। तो आपके हिसाब से एक परफेक्ट वास्तु, घर में एक परफेक्ट वास्तु कैसा होता है और मतलब किस तरीके से बनाया जा सकता है? देखो, आज का टाइम है ज्यादातर फ्लैट्स का या कोठियां बना रहे। मैं बहुत ज्यादा उनको गहराई में नहीं ले जाना चाहता, मैं सिर्फ 3 चीजों की बात करता हूं कि एक तो आप अपना किचन साउथ ईस्ट में बना लीजिए, एक अपना मास्टर बेडरूम आप साउथ वेस्ट में बना लीजिए। अब भैया मेरे नॉर्थ ईस्ट को आप खाली छोड़ दीजिए, वहां से हवा प्रकाश आने दीजिए, उसको बंद मत करिए, वहां पर टॉयलेट मत बनाइए, वहां की बालकोनी बना दे। और अच्छी बात है, वहां पर 5 तुलसा जी के छोटे छोटे पौधे तो रख के देखिए। तो कुल मिला के मेरी 3 रिक्वायरमेंट है आपसे, आपके इससे ज्यादा मैं और कम नहीं कर सकता। इतना आप करिए तो आपको, और सबसे अच्छी बात जो मैंने 30 नंबर की वास्तु बताई आपको, शारीरिक वास्तु, कर्म के अनुसार आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अपने शरीर को अच्छा रखिए। जो नेचर मेरी कहती है, जो प्रकृति मेरी कहती है, उसके अनुसार अपने विचार और शरीर को ढाल लीजिए, बाकी सब चीजें गौड़। सर, पर्सनल में मुझे तो बहुत पैसा कमाना है तो उसके हिसाब से मुझे वास्तु की कोई टिप दीजिए। बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया, आपका धन से रिलेटेड मामला है। नंबर 1 तो अपना कमरा आप साउथ वेस्ट में ले लीजिए। बिल्कुल ठीक है। एक ये मेन चीज हो गई, आपके 12 घंटे तो कम से कम रेस्ट मिला। बिल्कुल। अब 12 घंटे आपकी मैं बिजनेस की बात करता हूं या सर्विस की बात करता हूं। आप अर्ली द मॉर्निंग उठ करके सबसे पहले आप
अपने ईस्ट को प्रणाम करके बिल्कुल। और सीधे आप ग्राउंड स्टेडियम चले जाइए। ठीक है। आधा घंटे इतना वर्कआउट जरूर करिए कि जितना कि आपको थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए। उसके बाद में आपके स्नान करके थोड़ी सी आप पूजा पाठ करिए, नाश्ता मत करिए, पूरा भोजन खाइए, पूरा भोजन करिए। ठीक है। और उसके बाद में अपने कार्य के लिए चले जाए। 12 घंटे खूब अच्छे मन से कार्य करिए आप। रिजल्ट की बिल्कुल भी आप मत सोचिए क्या परिणाम निकलेगा, लेकिन 12 घंटे ईमानदारी से कार्य करिए। शाम को आइए, अपने इष्ट को याद करिए, अच्छा खाना खाइए, अपना घूमने निकलिए और सो जाइए। ये 12 घंटे ईमानदारी की मेहनत आपको सफलता के रास्ते पे एक न एक दिन जरूर लेके जाएगी। सर बहुत बढ़िया बात बताइए, मैं ज़रूर इन सब चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल। चाहूँगा। और एक ऐसा सवाल कि मतलब कि पेंटिंग्स का भी बहुत ज़्यादा मतलब रोल होता है वास्तु के अंदर, जैसे कि 7 घोड़ों वाले पेंटिंग होती है, बुद्धा होता है, लाफिंग बुद्धा होता है कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, पंचमुखी हनुमान जी की पेंटिंग मतलब कि एक मूर्ति या फिर एक फोटो कहाँ पे लगनी चाहिए, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए। अब आप आगे हैं वास्तु के आगे इंटीरियर डेकोरेशन। जी। ये इंटीरियर डेकोरेशन में है। खैर वास्तु का भी सब्जेक्ट है। मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि एक ये साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है। इसके इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल ज़्यादा पड़ते हैं। आपने एक किया कि बुद्धा की बात करी या आपने घोड़ों की पेंटिंग की बात करी, ये हमको एनर्जी देते हैं। ये हमको एनर्जी दे करके इस तरह के कार्य करने के लिए कहते हैं कि यस, अब मैं इस कार्य को अच्छी तरह से पॉजिटिवली कर सकूं। देखो, आपके जो ईश्वर के देवी देवताओं के फोटो होते हैं, ये कोई शो पीस की तरह से दीवालों पर मत टांगिए। ये शो पीस नहीं है। बिल्कुल। इनको सिर्फ पूजा के घर के अंदर ही रखिए, दीवालों पर मत टांगिए। मैं राष्ट्रीय सेमिनारों में बहुत, मीडिया में भी मैं बहुत जोर जोर की कह रहा हूं इस बारे में कि कम से कम कैलेंडर्स को आप दीवालों पर भगवान की फोटो को मत लगाइए। अगर कोई वास्तुविद ये कहता है कि आपके घर की दोष है तो और साउथ वेस्ट है, तो आप पंचमुखी हनुमान जी की बाहर लगाइए, लेकिन आप स्तुति जरूर करिए जाते समय भी और आते समय कि हनुमान जी मैं घर को आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं, आप ध्यान रखना। और जब आए कि मेरा कार्य सब सफल हुआ आपके आशीर्वाद से, आपका लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आप 1 मिनट स्तुति तो करिए। हनुमान जी साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ अगर आपका गेट है तो पंचमुखी हनुमान जी, साउथ ईस्ट आप माँ दुर्गा को कर सकते हैं, ईस्ट है तो आप गणेश जी को कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ उनकी पीठ आपके घर के अंदर की तरफ को नहीं होनी चाहिए। आप अपने पूर्वजों के फोटो कहीं भी लगा लेते हैं, नहीं, एक साउथ वेस्ट की दीवार पर आप 6 फुट से ऊपर आप उसकी फोटो लगाइए, ज्यादा बड़ी मत लगाइए, उस पर वुडन की माला डालिए और उनके बारे में अपनी आने वाली पीढ़ी को बताइए कि उन्होंने, हम क्यों याद करें, क्यों अच्छे, उनके अच्छे कार्य बताइए। सिर्फ एक बेडरूम में मत लगाइए, कोई भी फोटो आपकी बेडरूम में नहीं लगेगी। आप क्या लगा सकते हैं, अपनी फैमिली का फोटो लगा सकते हैं, अपने शादी विवाह का फोटो लगा सकते हैं, अपने बच्चों के साथ एक फोटो लगा सकते हैं। अगर किसी को कहना है कि भाई नहीं मैं तो भगवान जी का फोटो लगाऊंगा, तो आप एक छोटा सा राधा जी का कृष्ण जी के साथ बिल्कुल एक रख सकते हैं। और मैं तो कहूँगा जिनकी नई शादी हुई है तो उनको एक कृष्ण जी का बाल अवस्था का फोटो या स्टैचू जरूर रखना चाहिए कमरे के अंदर। बालकृष्ण का दक्षिण पूर्व की दिशा में अग्नि कोण में आप एक कामधेनु गाय का रखिए और वहां पर रोजाना पैसे डालिए और उसको बुधवार की सुबह को उसमें हरा चारा उससे खरीद करके गाय को दे दीजिए, गौशाला में दान कर दीजिए। लेकिन बहुत सारी चीजें, मोमेंटोज, बहुत सारे सीनरीज, बहुत सारे फोटोज दीवालों पर ज्यादा मत लगाइए, जिसकी जहां जरूरत है बस उतना भर ही लगाइए। ये एक्चुअली मैंने बहुत नोटिस करा है सर। इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जब भी किसी घर पे जाता हूँ, रिलेटिव के घर पे जाता हूँ, तो मैंने बहुत चीज़ नोटिस करी है कि बहुत ज़्यादा फोटो लगी हुई हैं। अब उनका मानना ये रहता है कि 7 घोड़ों की पेंटिंग से घर में पॉजिटिविटी आती है, कार्य जो होते हैं मतलब कि बिना रुके हो जाते हैं, ये है वो है, मतलब उनका खुद का अंडरस्टैंडिंग। एक ठीक है, लगा सकते हैं, कुछ हाथी की भी लगाते हैं, जंगल की फोटो की लगाते हैं, समुद्र की लगाते हैं, पानी की जहाज की लगाते हैं, हवाई जहाज की लगाते हैं, बहुत सारी फोटोज हैं। उसको हम देखते हैं कि कहाँ है। अब कोई व्यक्ति विदेशों से व्यापार करना चाहता है, मैं कहता हूँ ठीक है, आप नॉर्थ ईस्ट में एक पानी समुद्र का फोटो पानी के जहाज का लगा सकते हो।
आप नॉर्थ वेस्ट में एक हवाई जहाज का उड़ने वाले का लगा सकते हो। आप कंस्ट्रक्शन में एक बहुत बड़ी मीनार जो आपने बनाई है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है, साउथ वेस्ट में अपने पीछे लगा सकते हो। बच्चों के अवार्ड, गिफ्ट और ये सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। जस्ट फॉर व्यूअर्स मैं ये बताना चाहूँगा, अभी जो हम बात कर रहे हैं सारे डोमेस्टिक वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम बिजनेस, मेडिकल, एजुकेशन वास्तु के बारे में बात करेंगे। सर अभी एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि एक कल्चरल और सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर वास्तु का क्या स्टैंड रहा है आज की सोसाइटी में? हमारी जो संस्कृति है धीरे धीरे सने सने कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता से जुड़ती चली जा रही है। मेरी जो वास्तविक संस्कृति है वो हम पीछे हटते चले जा रहे हैं। कहाँ कमी है? मैं सबसे पहले अगर किसी को दोष दूंगा तो मेरी माँ को। मेरी माँ ने मुझको सुबह सुबह उठ करके रामायण या गायत्री मंत्र नहीं सिखाया, मुझको गुड मॉर्निंग सिखाया। मेरे ताऊ, चाचा, मामा सब खत्म हो गए, सब अंकल हो गए। मेरी संस्कृति बदल रही है, मॉल संस्कृति आ गई, सारा का सारा सिस्टम बदल गया। मेरे पंच महाभूत, मेरे ऋषि मुनि, मेरी प्राण प्रतिष्ठा, मेरी सुबह की पूजा, मेरा हवन कहाँ गए? मैं एक बात आपको बहुत अच्छी बताने जा रहा हूं। अगर किसी घर में कितने भी वास्तु दोष हों, एक उपाय कर लीजिए। आप बताएं। आप सुबह को उठ करके सिर्फ 4 चीजें मैं बोल रहा हूं, समिधा, कपूर, घी और सामग्री, एक हवन कुंड में लेकर बैठ जाइए और आप छोटा सा हवन 108 गायत्री मंत्र का कर लीजिए। आप एक हवन होता है जिसमें कि पंचमहाभूत बराबर समावेश होते हैं। जो आप मंत्र बोलते हैं आकाश तत्व से रिलेटेड है, समिधा आपकी पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है, बिल्कुल। आपका जल तत्व घी आ गया है, अग्नि तत्व भी है उसके अंदर। आप रोजाना सुबह हवन तो करिए। बिल्कुल। मेरी संस्कृति भी आ रही है लौट करके, मेरे बच्चों को भी कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरे बच्चे मंत्र उच्चारण सीख रहे हैं, मेरे बच्चे पैर छूना सीख रहे हैं। जिस बच्चे ने रात्रि को सोते समय अपने दादी बाबा के या मम्मी पापा की पिंडलियां दबा ली, सूर्य और चंद्र उसका मजबूत हो गया और ग्रह पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, वो सूर्य चंद्र ही मजबूत है उसके। इन दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट आ रही है, इसलिए पश्चिमी सभ्यता आप जिनने जो प्रश्न किया वो आ रही है और मेरी जो संस्कृति है वो पीछे जा रही है। नहीं सर, मुझे लगता है कि आपसे आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैं इस शो के इस एपिसोड को एंड करते हुए बस आपसे एक लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगा। घर में कुछ ऐसी टिप्स बताएं वास्तु के लिए जो हमारे व्यूवर्स को मतलब सुख शांति प्रदान करें। बस मैंने एक तो बताया हवन आपको, ठीक। एक मैं बताऊंगा सुबह सुबह सबको आप सूर्य को जल अवश्य दें। बिल्कुल। मेरे घर के अंदर सुबह सुबह जो दादी नानी थी उठ करके सबसे पहले सूर्य प्रकाश के आसपास, सूर्य उदय के आसपास झाड़ू लगाती थी, बाहर धोती थी। वो अब संस्कृति मेरी कम होती चली जा रही है। लक्ष्मी का आवाहन होता था। तो आप सुबह को उठ करके सबसे पहले नहा धो करके सूर्य को प्रकाश अवश्य दें, गाय को रोटी दें, बिल्कुल, चिड़ियों को रोटी दे सकते हैं, जो भी करते हैं आप, चींटियों को खाना खिला सकते हैं। ये एक हिस्सा है। आप अपने आप को बहुत अधिक बूस्ट रखें मेरी संस्कृति के अनुसार। आपका ऑरा चमकना चाहिए, आपकी आभा चमकनी चाहिए। मेरे दादा दादी ने जो 80 साल की उम्र में अपना ऑरा कमाया है पूजा पाठ करके, अच्छी सोच के साथ, मुझे चरण स्पर्श करके और अपने सिर पर हाथ रखवा के उसको ट्रांसफर लेने में क्या परेशानी है? यही और आपका पूरे दिन कार्य करता है। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वो अपने उस साथी से आगे निकल जाते हैं जो नहीं कर पाते हैं। आशीर्वाद में बहुत शक्ति है, आप लें तो सही। हनुमान चालीसा को मैं कहूंगा जरूर पढ़ के एक बार निकलो। बिल्कुल। जो हमारी बहन बेटी हैं वो दुर्गा सप्तशती का एक पाठ करें, वो हमारे घर के
माहौल के लिए बहुत अच्छा होता है, घर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, दवाइयों को कम आने देता है। किचन के अंदर मां अन्नपूर्णा का चित्र रखें, उस पर पहली रोटी का भोग लगाएं, गाय को दें। मां अन्नपूर्णा का अगर स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। आप कुल मिला के अपने घर को, अपने आप को इन्हीं कपड़ों में साधु संत बना लें। वाह, वास्तु की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जी। मेरे को लगता है कि सर आपने बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो एक रेगुलर लाइफस्टाइल को इम्प्रोवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर द टाइम, आपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आज का शो यहीं समाप्त होता है। होप यू लाइक द कंटेंट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो डस्किन थॉट्स। थैंक यू।